जी हाँ, नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का एक बार फिर संकल्प के यूट्यूब चैनल पर। और आज हम आपके लिए लाए हैं एक नया चैप्टर जो कि थर्ड ईयर हिस्ट्री का है, जिसका नाम है नई सामाजिक आंदोलन या फिर पर्यावरण आंदोलन। ये एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। तो चलिए आइए दोस्तों, इसको शुरू करते हैं। नए सामाजिक आंदोलन अपने लक्ष्य पूर्ति में किस हद तक सफल हुए हैं? नए जो सामाजिक आंदोलन हो रहे हैं वो किस हद तक सफल होते जा रहे हैं, या फिर पर्यावरण आंदोलन के संदर्भ यानी बारे में इसकी व्याख्या कीजिए। दोस्तों, पर्यावरण शब्द जो है वो विभिन्न शब्दों से मिलकर बना है, जैसे भौतिक, मानसिक, सांस्कृतिक, जैविक, सामाजिक, जो जीवन की वृद्धि और विकास में संबंध स्थापित करते हैं, जीवन को जोड़ते हैं। इस शब्द की उत्पत्ति, जो पर्यावरण शब्द है, इस शब्द की उत्पत्ति जर्मन जीव वैज्ञानिक ने ऑथोलॉजी विधि से की है 1960 में। उनके अनुसार इसका संबंध प्राकृतिक आवास रहन सहन से है, स्थान से, पशु पक्षी और विभिन्न प्रकार की मिट्टी से है। कि व्यक्ति जहाँ रहता है, जिस आवास में जहाँ पे स्थान है, पशु पक्षी है और विभिन्न प्रकार की मिट्टी है, उसी को मिला करके हम पर्यावरण को यूज करते हैं, या वो पर्यावरण पर्यावरण कहलाता है। ठीक है, आगे बढ़ते हैं दोस्तों। जरा पर्यावरण आंदोलन पर्यावरण को बचाने के लिए किया गया था, लेकिन यह माना जाता है कि इसके संगठनों का प्रभाव सामने आया और इसीलिए 20वीं शताब्दी के दशक में प्राकृतिक पर्यावरण को बचाने के लिए सतर्क यानी सही प्रयास किए गए, जो उत्तर व दक्षिण गोलार्ध में समान रूप से दिखाई दिए, परंतु इनकी वैचारिकता, इनके विचारों में थोड़ा अंतर है। दोस्तों, पर्यावरण को बचाने के लिए वैसे तो उत्तरी उत्तरी गोलार्ध का मतलब होता है विकसित देश, ठीक है, और दक्षिणी गोलार्ध का मतलब होता है विकासशील देश। दोनों ही मिलकर क्या कर रहे हैं, काम कर रहे हैं, लेकिन दोनों के विचारों में, काम करने के तरीकों में थोड़ा सा अंतर है, जिसको हम समझेंगे। दक्षिणी गोलार्ध में यानी कि विकासशील देशों में पर्यावरण के मुद्दे मानव अधिकार, नैतिकता व न्याय के बंटवारे से जुड़े हुए थे, अर्थात उनका आंदोलन मुख्यतः स्थानीय बचाव से है तथा उन्होंने जीविका अस्तित्व के मुद्दों पर अधिक जोर दिया है। जबकि उत्तरी गोलार्ध जो विकसित देश है, वहां पर्यावरण का प्रश्न उत्पादन प्रक्रिया के बाहर का विषय था, अर्थात उन्होंने स्थानीय प्रश्न को महत्व न देकर संपूर्ण जैविक क्षेत्र को महत्व दिया है, जो आगे चलकर विवाद का विषय बन गया है। तो आगे जगह आप इसको देखते हैं। औद्योगिक क्रांति व उसके परिणाम स्वरूप संसाधनों का बड़ी मात्रा में नष्ट होना, जनसंख्या का बढ़ना और सभी क्षेत्रों के लोगों का इकट्ठा होना, जंगलों की बर्बादी व बड़े बड़े बांधों का बनना तथा औद्योगिक कचरे का बढ़ना आदि से पर्यावरण को नुकसान हुआ है, जिसे रोकने के लिए 20वीं शताब्दी के प्रारंभ शुरू से ही बुद्धिजीवियों ने, विद्वानों के विचारों व नीतियों ने महत्वपूर्ण भूमिका निभाई है। अब उसके पश्चात पर्यावरण जागरूकता को लेकर विश्व के अलग अलग हिस्सों में बैठकें भी हो रही हैं, सम्मेलन तथा आंदोलनों की एक लहर सी दौड़ गई है। उत्तरी गोलार्ध की प्रक्रिया। पर्यावरण से संबंधित एक महत्वपूर्ण पुस्तक साइलेंट स्प्रिंग 1962 में जैव वैज्ञानिक रसेल द्वारा लिखी गई। इस पुस्तक में कीटनाशकों के उपयोग के भयंकर प्रभाव को बताया गया, जो कि फसलों पर छिड़का जाता है, क्योंकि फसलों में कीड़ों से बचने के लिए जो कीटनाशक का छिड़काव करते हैं, सबसे ज्यादा जो डीडीटी है यानी डाइफिनाइल डाइक्लोरोइथेन कीटनाशकों का सबसे ज्यादा जो प्रयोग किया वो संयुक्त राष्ट्र अमेरिका ने किया, जिसकी खपत 1949 से 1960 के बीच 6.3 मिलियन हो गई। इसीलिए संयुक्त राष्ट्र ने डीडीटी पर क्या लगा दिया, प्रतिबंध लगा दिया, रोक लगा दिया। और हानिकारक रासायनिक तत्वों के लिए एक कानून बनाया 1972 में, और जहरीले पदार्थों के नियंत्रण पर एक एक्ट 1974 में लगा दिया गया। रोम में 1964 में एक रिपोर्ट तैयार की गई, जो कि लिमिट ऑफ ग्रोथ बोली गई, जिसमें संसाधनों के तीव्र तेज गति से नष्ट होने के परिणामों के बारे में लिखा गया, जो कि पृथ्वी के जो संसाधन है वो बहुत तेजी से विलुप्त होते जा रहे हैं। इसके अलावा विकास के लिए सही रास्ते का सुझाव भी दिया गया, और इस प्रकार लोगों की सतर्कता, जागरूकता पर्यावरण को लेकर और भी बढ़ गई और बड़े बड़े जुलूस निकाले गए। इसी दौरान अप्रैल 1970 में पर्यावरण की चिंताएं अपनी ऊंचाई तक पहुंच गई, और इसीलिए इस दिन को पृथ्वी दिवस के रूप में मनाया जाता है। और 1970 के पूरे दशक में बहुत सी संस्थाओं ने, बहुत से क्लबों ने और संयुक्त राष्ट्र संघ की सोसाइटी द्वारा पर्यावरण को बचाने के लिए पहली बार आंदोलन शुरू हो गए। उसी में का एक आंदोलन है
लव नहर। लव नहर के लिए एंटी टॉक्सिक आंदोलन एक महत्वपूर्ण उदाहरण है, जो कि रासायनिक केमिकल कंपनी के बड़े जहरीले पदार्थों के इस नहर में जाने और न्यूयॉर्क में जो लव नहर है उसमें जीवों की कमी के कारण शुरू हुआ था, जिसके कारण कैंसर जैसी स्वास्थ्य समस्याएं अफ्रीकन और अमेरिकन निवास क्षेत्र में बड़ी मात्रा में देखी गई। यह आंदोलन लव नहर की सफाई को लेकर चलाया गया था। इसीलिए उत्तरी अमेरिका की सरकार ने हजारों लोगों को दूसरे स्थानों पर स्थानांतरित कर दिया और इस क्षेत्र को प्राकृतिक संकट क्षेत्र घोषित कर दिया, क्योंकि जो केमिकल था जब उस नहर में जाने लगा तो आसपास के लोग भी क्या है कैंसर जैसी बीमारी से ग्रस्त होने लग गए और जो नहर के जीव हैं वो भी खत्म होने लग गए। अब आते हैं दक्षिणी गोलार्ध की प्रक्रिया। पर्यावरण आंदोलन अमीर व औद्योगिक देशों से उत्पन्न रहा है, फिर भी समकालीन आज के कुछ तथ्य इस बात के गवाह हैं कि दक्षिणी गोलार्ध विकासशील देशों में भी पर्यावरण को लेकर चिंताएं थी। इसीलिए ब्राजील, केन्या, भारत और पोलैंड जैसे देशों में भी पर्यावरण विवाद की लहरें उठ खड़ी हुई हैं। इसी पहल में 1960 से 84 के बीच अंधाधुंध वनों की कटाई हुई थी, जिससे वनों की कम होने की बड़ी समस्या और अमेज़न नदी का एक बहुत बड़ा भाग रेगिस्तान में बदल गया। इसीलिए 1976 में यहाँ एक बड़ा पर्यावरण आंदोलन शुरू हुआ। इसका नाम चीको था, क्योंकि इसका नेतृत्व फ्रांस के चीको मेंडिस ने किया था, जो पेड़ों से रबड़ निकालने वाले समूह के नेता थे। यह आंदोलन 10 मार्च 1976 को शुरू हुआ, जिसमें पुरुषों, महिलाओं और बच्चों ने भाग लिया। पर्यावरण आंदोलन के इतिहास में भारत के भी कुछ महत्वपूर्ण आंदोलन हुए हैं, जिनमें से कुछ महत्वपूर्ण आंदोलन इस प्रकार हैं। चिपको आंदोलन। यह आंदोलन उत्तराखंड के वनों की सुरक्षा के लिए वहां के लोगों द्वारा 1970 के दशक में आरंभ शुरू किया गया था, जिसका नेतृत्व सुंदरलाल बहुगुणा व चंडी प्रसाद भट्ट द्वारा शुरू किया गया था, जो पेड़ों की सुरक्षा को लेकर प्रारंभ किया गया, जिसके अंतर्गत गांव के लोगों ने, महिलाओं व पुरुषों ने पेड़ों को अपनी बाहों में भरकर अर्थात उनसे चिपक कर उन्हें कटने से बचाया, जिसके परिणाम स्वरूप राज्य सरकार ने 15 वर्षों तक पेड़ कटने पर पाबंदी लगा दी, जिससे इस आंदोलन की सफलता का पता चलता है। इसमें हुआ क्या था कि उत्तराखंड में जो पेड़ थे वहां पे पेड़ों की कटाई का ठेका सरकार ने वहां के कुछ बाहरी कंपनियों और ठेकेदारों को दे दिया, जिसका विरोध वहां के स्थानीय लोगों ने किया था। और उसका इस आंदोलन को चला रहे थे सुंदरलाल बहुगुणा और चंडी प्रसाद भट्ट। इन लोगों ने ये कहा कि आसपास के जो संसाधन है या जो पेड़ पौधे हैं, जंगलों की जानकारी स्थानीय लोगों को होती है, तो सरकार कभी भी कोई योजनाएं बनाए तो वहां के लोगों से सलाह मशवरा करके योजनाएं बनाए और पेड़ों की जो कटाई का ठेका है वो बाहरी व्यक्ति को ना दे करके इन्हीं को दे। बाद में सरकार जब ये सरकार का इन्होंने विरोध किया और पेड़ों को कटने से बचाने के लिए सभी लोग पेड़ों से चिपक गए थे, इसीलिए इसको चिपको आंदोलन कहा गया। बाद में सरकार ने इनकी मांगों को मान लिया था, जिससे इस आंदोलन की लहर पूरे देश में दौड़ गई थी। आगे नर्मदा बचाओ आंदोलन। पर्यावरण की सुरक्षा को लेकर एक अन्य महत्वपूर्ण आंदोलन अर्थात नर्मदा बचाओ आंदोलन का नेतृत्व मेघा पाटकर द्वारा किया गया, जो एक महिला सामाजिक कार्यकर्ता थी, जिन्होंने नर्मदा में उसकी सहायक नदियों पर 30 बड़े, 135 मध्यम व 300 छोटे बांध बनाने की सरकार की योजनाओं के खिलाफ आंदोलन चलाया था, क्योंकि इन बांधों के बनने से लोगों को उनके स्थानों से हटाया गया, उनकी भूमि बर्बाद कर दी गई तथा 248 से भी यानी 250 से भी अधिक जो गांव थे, 1 लाख से भी अधिक लोग इस परियोजना की चपेट में आ रहे थे, क्योंकि वो 250 गांव डूब जाएंगे और 1 लाख लोगों का पलायन होगा। इस आंदोलन में समाज सेवियों ने, छात्राओं ने, महिलाओं ने, आदिवासियों ने, किसानों ने और मानवाधिकार कार्यकर्ताओं और आंदोलनकारियों ने संगठित यानी एक समूह बना लिया, सब इकट्ठे हो गए और विरोध के कई तरीके अपनाए, जैसे भूख हड़ताल, पैदल यात्रा और समाचार पत्रों के माध्यम से तथा फिल्मी कलाकार तथा हस्तियों को आंदोलन में शामिल करके अपनी बात लोगों तक, सरकार तक पहुंचाने की कोशिश भी की गई। इसीलिए सरकार ने आंदोलन की गतिविधियों को देखते हुए ग्रामीण लोगों को मुआवजा देने की पहल करी और उन्हें पुनर्वास भी दिया गया, मतलब कि अगर इन बांधों के बनने से जिन जिन लोगों का घर छीना जाएगा तो उनको सरकार घर भी देगी। बिश्नोई आंदोलन। बिश्नोई आंदोलन राजस्थान में जो है बहुत ज़्यादा प्रभाव रहा है इसका, तो चलिए देखते हैं। राजस्थान से हमें पर्यावरण चेतना का, जागरूकता का एक सुंदर उदाहरण मिलता है। बिश्नोई संप्रदाय के संस्थापक जम्बोजी द्वारा अपने अनुयायियों शिष्यों के लिए
बिश्नोई संप्रदाय है जिसकी इसकी शुरुआत जो करी थी वो जम्बो जी द्वारा शुरू की गई थी, और जम्बो जी ने अपने शिष्यों के लिए 29 नियम दिए गए थे, अर्थात 20 और 9, जिसके कारण ही इस संप्रदाय का नाम बिश्नोई पड़ा। क्योंकि संस्कृत में 20 को विशंति बोलते हैं, आपको पता है, विश्व, और ये 9, तो विष्णु, विश्व और 9, ठीक है, तो इसी से इसका नाम पड़ गया था क्या, बिश्नोई। इन नियमों में अधिकांश जो नियम है, ज्यादातर जो नियम बनाए गए हैं इस संप्रदाय में, वो पर्यावरण से संबंधित थे। सन 730 में जयपुर महाराजा अजय सिंह ने एक विशाल महल बनाने की योजना के तहत अपने सिपाहियों को बिश्नोइयों का खिचड़ी गांव, जहां मोटे मोटे वृक्ष पेड़ थे, कुल्हाड़ियों के साथ काटने के लिए भेज दिया। पेड़ कटने के विरोध में 363 ग्रामीणों ने इस स्थान पर अपना बलिदान दे दिया, खुद भी कट गए, जो भारत की महान संस्कृति की पहचान को बताता है। उपर्युक्त तथ्यों के पश्चात यह ज्ञात होता है कि उत्तरी व दक्षिणी पर्यावरण आंदोलन कुछ तथ्यों बातों को लेकर भिन्न अलग थे, क्योंकि अमेरिका में जो पर्यावरण आंदोलन हुए वे अपनी जरूरतों को पूरा करने के लिए हो रहे थे, जबकि भारत में जो आंदोलन हुए हैं वो प्राकृतिक संसाधनों की जरूरत के लिए हो रहे हैं। अब आते हैं उत्तर और दक्षिणी गोलार्ध जो है उसमें वैश्विक पर्यावरण को लेकर वाद विवाद, यानी विकसित और विकासशील देशों में पर्यावरण को लेकर क्या क्या वाद विवाद है, तो चलिए आइए इसको देखते हैं। 1970 का जो दशक है यह दिखाता है कि पर्यावरण संकट का विचार राजनीतिक स्तर पर बढ़ने लगा था। पर्यावरण को लेकर पहला अंतर्राष्ट्रीय सम्मेलन 1972 में स्टॉकहोम में यूनाइटेड नेशंस द्वारा, यूएनओ द्वारा किया गया था। इस सम्मेलन में पर्यावरण के मुद्दों पर सहमति जताई गई, सब इस पे राजी हुए कि पर्यावरण की सुरक्षा की जाएगी। वह 26 जो सामान्य सिद्धांत, जो नियम थे, जिनमें पर्यावरण और विकास को लेकर चिंता जाहिर की गई थी। इस प्रकार 1987 में युवाओं ने विश्व विकास पर एक सम्मेलन किया, जिसकी अध्यक्षता नॉर्वे के प्रधानमंत्री ग्रोटरटीन बर्टलैंड ने की, जिसमें एक रिपोर्ट इन्हीं के नाम पर तैयार की गई, जिसके अंतर्गत सतत विकास को महत्वपूर्ण बताया गया। तो दोस्तों ऐसा था कि 1987 में जो युवाओं ने विश्व विकास का सम्मेलन किया था, जिसकी अध्यक्षता नॉर्वे के पीएम कर रहे थे, ग्रोटरटीन बर्टलैंड, तो इन्हीं के नाम से जो रिपोर्ट पेश की गई थी, उस रिपोर्ट का नाम था बर्टलैंड रिपोर्ट, जिसमें सतत विकास को बढ़ावा महत्वपूर्ण बताया गया। सतत विकास का मतलब होता है टिकाऊ विकास, ऐसा विकास जो वर्तमान में भी नुकसान ना करे और भविष्य में भी कोई नुकसान ना करे, ऐसे विकास को टिकाऊ विकास, सतत विकास कहा जाता है। आगे चलते हैं। इसी प्रकार एक अंतर्राष्ट्रीय सम्मेलन 1992 में ब्राजील के शहर रियो डी जेनेरियो में संयुक्त राष्ट्र कॉन्फ्रेंस ऑन एनवायरमेंट एंड डेवलपमेंट के द्वारा किया गया, जो पृथ्वी सम्मेलन, अर्थ समिट के रूप में जाना जाता है, जिसमें 27 बातों की घोषणा की और पर्यावरण विकास पर बातचीत हुई। इस सम्मेलन के एजेंडा 21 में सतत शहरी विकास, टिकाऊ विकास, पर्वतों, जोखिम भरे कचरे, जो बड़े बड़े पहाड़ जैसे जो कूड़ा इकट्ठा कर देते हैं, तो ठीक है, उन सब के बारे में बताया गया, वो कितना नुकसानदायक है। लेकिन इस सम्मेलन के बहुत से मुद्दों को लेकर उत्तर में दक्षिण में सहमति नहीं हुई, विकसित और विकासशील देशों में सहमति नहीं हुई थी। पर्यावरण की पहल में अगला अंतर्राष्ट्रीय सम्मेलन जो था 1997 जापान के क्योटो शहर में हुआ। इस सम्मेलन में अनेक देशों ने ग्रीन हाउस गैसों की कटौती, ग्रीन हाउस गैसें जो पर्यावरण को नुकसान पहुंचाती हैं, उन पर कटौती करने पर अपनी सीमाएं तय करी कि हम इतना इतना परसेंटेज जो है वो कम करेंगे गैसों को। यूरोपीय संघ, संयुक्त राष्ट्र अमेरिका व जर्मनी ने निश्चय किया कि 2012 तक वह अपने ग्रीन हाउस गैसों में 3%, 6% व 7% तक की कटौती करेंगे। यानी कि यूरोपीय संघ 3% करेगा, अमेरिका 6% करेगा और जर्मनी जो है वो 7% तक की कटौती करेंगे, जो 1990 से भी कम है। भारत ने भी इस पर हस्ताक्षर किए और 2000 तक अपना समय तय किया था कि भारत भी इन गैसों में भारी मात्रा में कमी लाएगा। हाल ही में यूएनएफसीसीसी, यूनाइटेड नेशन फ्रेमवर्क कन्वेंशन ऑन क्लाइमेट चेंज, तो यूएन फ्रेमवर्क कन्वेंशन क्लाइमेट चेंज पर डाटा पेश किया गया, जो जलवायु परिवर्तन आएगा उस पर डाटा पेश किया गया, जिसने बताया कि अमीर राष्ट्र के द्वारा ग्रीन हाउस गैसों में 10% तक वृद्धि हुई है। यानी जो बड़े बड़े विकसित देश हैं, उल्टा उन्होंने 10% इन गैसों को कम करने की बजाय क्या कर दिया है, बल्कि और ज्यादा बढ़ा दिया है। 16 सालों में उत्तरी देश दक्षिणी देशों को जिम्मेदार ठहराते रहे हैं। 16 साल से हमेशा अमीर देश ये कह रहे हैं कि जो विकासशील देश है, भारत जैसे देश, उल्टा ये इन गैसों को बढ़ा रहे हैं कि ऊर्जा संसाधनों के प्रयोग द्वारा ही ग्रीन हाउस गैसों में वृद्धि हुई है। फिर भी औद्योगिक देश ही इसके लिए जिम्मेदार है। उनके पास 97% ग्रीन हाउस गैसों का एकत्रीकरण, इकट्ठा कर रखा उन्होंने इन गैसों को। और पर्यावरण में बदलाव को लेकर संघर्ष में ग्रीन हाउस गैसों में कार्बन डाइऑक्साइड, मीथेन, नाइट्रोजन ऑक्साइड के कारण ओजोन स्तर दिन प्रतिदिन कम होता जा रहा है। परिणाम स्वरूप
पर्यावरण स्तर दिन प्रतिदिन कम होता जा रहा है और पर्यावरण में तापमान की बढ़ोतरी हो रही है। ग्लोबल वार्मिंग, जो कि ग्लोबल वार्मिंग से जानी जाती है, जो कि जैसे जैसे ग्रीन हाउस गैसें बढ़ेगी, ओजोन लेयर की मात्रा कम होगी और पृथ्वी का तापमान क्या होगा, बढ़ेगा। पृथ्वी का तापमान बढ़ेगा तो जो बड़े बड़े ग्लेशियर हैं वो धीरे धीरे पिघल जाएंगे, समुद्र और महासागरों का स्तर ऊपर आ जाएगा और काफी जो जीवन है वो क्या हो जाएगा, पानी में समा जाएगा। तो अतः इस अंतर को कम करने के लिए कुछ प्रभावशाली सुझावों पर सोचना होगा। तो विकासशील देशों को पर्यावरण को सभी प्रकार के प्रदूषणों के खतरों के लिए नई प्रक्रिया, नए कानूनों के बारे में सोचने के लिए जरूरत होगी। तो दोस्तों ये टॉपिक जो था हमारा ये खत्म हो गया। तो नीचे कमेंट करके आप बताइए ये टॉपिक आपको कैसा लगा। और अब हम आपसे जो मिलते हैं वो मिलते हैं नेक्स्ट टॉपिक में। तो तब तक के लिए हमें इजाज़त दीजिए। ठीक है, धन्यवाद।